चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग समझ रहे हैं और हम उसे डिफरेंट मेथड्स के वाया कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के वाया उसे कैलकुलेट किया। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड के वाया इसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के वाया कैलकुलेट करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, हम साथ ही इसके इनकम मेथड के वाया भी इसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे जिन 3 मेथड्स के वाया नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। हम फार्मूला से ज़्यादा फोकस लॉजिक्स पे, अंडरस्टैंडिंग पे कर रहे हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा भी उसी मैनर में। हम फार्मूलाज पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे। एंड में कंक्लूसिव मैनर में फार्मूला भी क्लियर करवा देंगे आपको, फार्मूला भी क्लियर करवा देंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। बट मेन एलिमेंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दिस कैलकुलेशन, बिकॉज इन अ सिविल सर्विसेज हमें कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, हमें फार्मूलाज नहीं आने वाले हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हमें अप्लाइड नेचर में इकोनॉमी को समझने के लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। वो हम आपको समझना बताएंगे, क्योंकि आगे जाके आप जीडीपी ही कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम के वाया। आगे जाके आपको सवाल पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट बता रही है कि हमारी इस वर्ष से इस वर्ष तक आते आते 2018 से 2025 तक आते आते जीडीपी इतनी हो चुकी है। इस पे क्रिटिक अपना क्रिटिक दे रहा है, वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट से पूछिए प्लीज़ कि ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इतनी हो गई है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इतनी हो गई है। तब आप वहाँ फंसेंगे कि इसका क्या मतलब। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस क्या होता है। वो फैक्टर कॉस्ट, वो मार्केट प्राइस और वो बेसिक प्राइस हम आगे जाके समझने वाले हैं। उसके लिए जीडीपी के ये 3 मेथड ऑफ कैलकुलेशंस आपको समझने जरूरी हैं, क्योंकि जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इनकम मेथड के वाया जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वो समझ आ जाएगा क्योंकि हम फैक्टर इनकम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। लेकिन जब आप प्रोडक्ट मेथड के वाया जा रहे हैं, प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड के वाया जा रहे हैं, आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के वाया भी जा रहे हैं, आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इनकम मेथड के वाया जा रहे हैं, आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके तीनों ही लेवल पे कैलकुलेशंस तो सेम ही आएंगी, लेकिन उस इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में टैक्सेस, सब्सिडीज़ और एक्सटर्नल सेक्टर्स बंद करके रखा हुआ है हमने, जैसे ही टैक्सेस, सब्सिडीज़ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा इंक्लूड होने लग जाएगा, चीज़ें बदलने लग जाएंगी। तब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में फ़र्क दिखने लग जाएगा। वही फ़र्क हमारे एनालिसिस का पार्ट है। हम जो योजना में आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, कुरुक्षेत्र में हम जो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, हम जो इकोनॉमिक सर्वे में ऑब्जर्व करने वाले हैं या बजट्स में, हमें जो एडिटोरियल्स में देखना है डिफरेंट न्यूज़पेपर के, उसमें जो एक क्रिटिकल अप्रोच अपनाई जाती है, उसमें इन्हीं डेटास के लिए जो लाइंस यूज़ की होती हैं वो आपको ब्यूटीफुली समझ आए, उसके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। हमें एग्ज़ाम में जाके सम नहीं निकालने इकोनॉमी के, हमें एग्ज़ाम में जाकर के फॉर्मूला प्रूव करना नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हम वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लॉजिक्स को क्लियर रख सकें दिमाग में। ओके सो वी विल फॉलो इन अ मोर बेसिक मैनर। ओके तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड कि वाया नेशनल इनकम। तो चैप्टर आपको क्लियर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। आप नेशनल इनकम अकाउंट कर रहे हैं, और उसमें आप मेथड फॉलो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। इसके कुछ और भी नाम हैं, हम उन्हें अभी यूज़ कर लेंगे लॉजिक के वाया। चल रहा है ना वो ऐसे, दूसरा मार्क कर दो, इसे बंद कर दो। देखिए हम ये मानकर चलते थे कि इकोनॉमी में इनकम सर्कुलर मैनर में फ़्लो करती है। हम मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसी इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी के अंदर, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में फर्म्स हैं,
जिनका काम है प्रोडक्शन, जिनका काम है प्रोडक्शन। ओके, दूसरी तरफ हाउस होल्ड्स हैं, जिनका काम है कंजम्पशन करना या सिंपली एक्सपेंडिचर, या फिर जिनका काम है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, तो फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन के लिए हमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 फैक्टर्स के बिना कभी कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, कैपिटल मैंने आपको वर्किंग कैपिटल या कि पैसा, रॉ मटेरियल, या फिर फिक्स्ड कैपिटल आपको बिल्डिंग मशीन्स, टूल्स, ये सब चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी आपको ह्यूमन स्किल, आपको आइडिया चाहिए टू ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? द हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे। हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं और फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स देती हैं। तो कुल मिलाकर के आपके सामने 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। इज दैट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग करते हैं, हाउस होल्ड्स ने स्पेंडिंग की, मतलब कंजम्पशन करना शुरू किया हाउस होल्ड ने, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के लिए जब ये स्पेंडिंग की तो एक तरह से हाउस होल्ड ने क्या किया? एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड्स ने एक्सपेंडिचर किया, जो एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली फर्म्स के लिए काम कर रहा है बतौर रेवेन्यू, क्योंकि जब समेशन का फॉर्मूला आएगा उसमें आरवी इस्तेमाल होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में आरवी का मतलब वहाँ पे रेवेन्यू होगा। सपोज कीजिए कि आपने एक ब्रेड की डिमांड क्रिएट की। ओके, आपको एक ब्रेड की डिमांड है, तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के वाया नेशनल इनकम को अप्रोच करते हैं तो हम डिमांड साइड को कंसिडर कर रहे हैं ना। व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वाया द एक्सपेंडिचर मेथड, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्विंग द नेशनल इनकम फ्रॉम द डिमांड साइड परस्पेक्टिव, क्योंकि आपकी डिमांड है एक ब्रेड की। आपकी डिमांड क्या है? एक ब्रेड। सुबह हुई है, आपको नाश्ता करना है, तो आपकी डिमांड है एक ब्रेड। तो मतलब आप एक ब्रेड कंज्यूम करना चाहते हो, सो योर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इज 1 ब्रेड। इसके लिए आप स्पेंडिंग करोगे, खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर किया। तो ये ब्रेड का पैकेट आपने जाकर के जिस शॉपकीपर से लिया, वो एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है सपोज कीजिए, तो वो उसकी कमाई या रेवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ? इजी करने के लिए रेवेन्यू को यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि 50 रुपीज़ की ₹50 की ब्रेड है, आपकी पॉकेट से ₹50 निकल के किसकी पॉकेट में जा रहा है? फर्म की। तो when you are spending ₹50, there is a revenue at the end of the firm of ₹50. When you are creating demand for bread, then you are spending ₹50. You are ultimately incurring expenditure of ₹50. Okay? And then ultimately firm is earning revenue of ₹50. सिंपल रिलेशन क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? तो एक कंज्यूमर है, एक सप्लायर है। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, सप्लायर सप्लाई कर रहा है। तो हम डिमांड की तरफ से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम सारी। इज दैट क्लियर? तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करते हैं, हम डिमांड साइड को एड्रेस करते हैं और हम उसके वाया नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक वर्ड और ऐड करना चाहूँगा। जब आप डिमांड साइड से एक्सपेंडिचर की तरफ से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपकी वो जो डिमांड होती है, वो जो चीज़ आपने वहाँ पे ली है, वो एक तरह से आपकी फाइनल डिमांड कंसिडर होती है। यानी मैं इसको सिंपल करके लिखूँ
तो मैं इसे फाइनल एक्सपेंडिचर लिखना चाहूँगा। आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। अब इस टर्म को समझाता हूँ कि फाइनल एक्सपेंडिचर से मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। चलाइए वो इसी भी, ये मार्कर लीजिए, दूसरा मार्कर दीजिए। So when we approach the demand side, when we consider the expenditure, we need to consider the final expenditures. Done? Why do we need to consider the final expenditures? I will tell you one thing. हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 लोगों की, ठीक है? NCERT का वही एग्जाम्पल, व्हीट प्रोड्यूसर। एक व्हीट प्रोड्यूसर है और उसने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया। इज दैट क्लियर? एक बेकर है, कितनी सुंदर आज हैंडराइटिंग लिख रहा हूं। कभी कभी मूड आया होता है, पूरा मन बना होता है, इश्क लगा होता है, उस दिन थोड़ा मन करता है दबा दबा के हाथ लिखूं, और किसी दिन यही, ये है बेकर, पर बास्केट तो नहीं कह रहा है कि नहीं। और उस दिन व्हीट प्रोड्यूसर, मुझे ही पता लग रहा है और नहीं कुछ समझ पा रहा है ये क्या है। PRO किधर है भगवान ही जाने, DUCER बस बीच में ही है, लेकिन आज यहां पे क्लियर है। ओके, तो बेकर जो है वो ₹200 की ब्रेड बना रहा है। और हम किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कहते हैं, किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं जब, उसमें एक शर्त, शर्तें तो और भी हैं, एक शर्त का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और वो शर्त क्या है कि वो एक्टिविटी मार्केट के लिए होनी चाहिए, मार्केट के अधीन होनी चाहिए। इसका मतलब ₹100 का जो व्हीट प्रोड्यूस किया है इस व्हीट प्रोड्यूसर ने, इसका इंटेंट, इसकी इंटेंशन है कि ये पूरा ₹100 का व्हीट मार्केट में आएगा। ये मार्केट के लिए है ना, इट इज़ फॉर मार्केट। और ये पूरा ₹200 का ब्रेड इज़ फॉर मार्केट। मतलब इस ₹100 के व्हीट को यहाँ पे हमने कंसिडर इसलिए किया है नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए कि इसमें से एक भी रुपए का व्हीट ये अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं रख रहा है। ऐसा नहीं कि 100 रुपये का व्हीट आप 100 रुपये का भी गिनी जा रहे हैं और उसमें से 10 रुपये का अपने घर पे रख के बैठा हुआ है। इसका मतलब 10 रुपीज़ के व्हीट के पीछे उसका इंटेंट नहीं था कि वो उसे कभी भी मार्केट में लाना चाहता है, नहीं लाना चाहता। सो व्हेन यू आर कंसिडरिंग ₹100 एज अ वैल्यू हेयर, you are considering that there is a intent to have that wheat in the market. वो wheat market में होगा. That is why that wheat is fetching the value of ₹100. मार्केट में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो एक वैल्यू फैच करती है, वो जो वैल्यू फैच कर रही है ₹100 वैल्यू फैच कर रही है। इसी तरह से 200 रुपये की ब्रेड है तो वो वैल्यू फैच कर रही है ₹200। अब हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि व्हीट प्रोड्यूसर ने जो ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया है, उसके लिए उसने, थोड़ी देर के लिए मानिए कि उसके लिए उसने कोई भी इनपुट यूज़ नहीं किया है। उसने सिंपली अपने लेबर के दम पे, अपनी काम के, अपने शरीर के दम पे व्हीट उगा लिया है। डन। लेकिन बेकर ने जो ₹200 की ब्रेड बनाई है, इसके लिए इसने इस व्हीट प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ₹100 के व्हीट में से ₹50 का व्हीट लिया था, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए आटे की ज़रूरत तो है। बाकी आटे को छान छान के मैदा बना लोगे, मैदे की ब्रेड बनाओगे, है ना। और अगर छान छान करके मैदा नहीं बना रहे हो, सारे उसके जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उसी में मिले हुए हैं, होल ग्रेन है प्रॉपर, तो ब्राउन ब्रेड है, वो आपकी मर्जी है। बाकी तो आजकल ब्राउन ब्रेड कौन सा आता है आप जानते ही, रंग घोले जाते हैं। ओके, तो अब जो व्हीट प्रोड्यूसर ने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया था, उसमें से ₹50 का व्हीट इस बेकर ने लिया और उस ₹50 का व्हीट यूज़ करके इसने ₹200 की ब्रेड बनाई। 50 रुपये का व्हीट लिया और एक ब्रेड बनाई जो मार्केट में बिकेगी 200 रुपये की। डन है जी। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड के वाया
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ही कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब जो चीज़ें बतौर इनपुट यूज़ हुई हैं या जो चीज़ें बतौर इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ हुई हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी। जैसे जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कंसिडर कर रहे हैं तो अब तीसरा बंदा मैं आ गया उस सोसाइटी में। तीसरा बंदा कौन आ गया? मैं एकदम से आया, मंगल ग्रह से वापस चला जाऊंगा ब्रेड खा के। तो मैं आया, मैंने ये ₹200 की ब्रेड ले ली। ओके, ₹200 की ब्रेड ले ली। तो आई हैव मेड ₹200 फाइनल एक्सपेंडिचर। माई ₹200 इज द फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर दिस ब्रेड। ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए, तो हम अब फाइनल एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कैलकुलेट करेंगे। डन है ना? आओ फिर डन करते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर नंबर 1, फाइनल एक्सपेंडिचर नंबर 1 जो किसने किया? मैंने 200 की ब्रेड ले ली। तो इट इज़ ₹200 प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर नंबर 2, वो क्या है? अब ध्यान से सुनिए। जब ये 200 रुपए की ब्रेड इस बेकर ने बनाई तो इसने इसके लिए ₹50 का एक एक्सपेंडिचर किया था। वो ₹50 का एक्सपेंडिचर इसने व्हीट के लिए किया था, जो व्हीट इस ब्रेड में समा गया। तो वो व्हीट ना होता तो ब्रेड ना बनती। तो वो ₹50 जो है वो इनपुट या इंटरमीडिएट कॉस्ट है। इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और हमने कहा है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बेकर के द्वारा उस ₹50 पे जो खर्चा किया गया था वो फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं था, क्योंकि ये उस ₹50 के व्हीट को आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा है ब्रेड में। तो वो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट द फाइनल एक्सपेंडिचर, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द intermediate good. We will consider the final expenditure only that expenditure which is not the expenditure for the intermediate good, which is the expenditure for the final consumption. Okay? तो इसीलिए जब इस बेकर ने वो ₹50 जो लिया है इस व्हीट प्रोड्यूसर से, तो व्हीट प्रोड्यूसर के इस ₹100 को ₹2.50 में बांट दूं मैं, तो इसका ₹1.50 का व्हीट तो चला गया है इंटरमीडिएट गुड के रूप में। तो इसको तो अब हम फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे नहीं, तो इसको तो अब हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। लेकिन इसका बाकी का ₹50 का व्हीट भी तो बाजार में बिका ही है। बाकी का ₹50 का व्हीट भी तो बाजार में बिका ही है, क्योंकि कुछ भी जो प्रोड्यूस हो रहा है इसी इंटेंट से हो रहा है कि बेचना है। तो बाकी का ₹50 का व्हीट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस बेकर ने ही लिया होगा और लेके खा गया, तो वो हो गया बाकी का ₹50 का व्हीट इज द व्हीट फाइनल एक्सपेंडिचर। या कोई भी खा गया जिसने भी लिया, क्योंकि उससे कुछ और बना हमें दिखा नहीं ना। इकोनॉमी में हमें एक्सेप्ट द ब्रेड कुछ और दिख नहीं रहा। तो सवाल यह है कि बाकी का 50 का व्हीट कहाँ चू मंतर हो गया। कोई कह सकता है कि घर से ही नहीं निकला, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही मत गिनो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिन रहे हो तो मतलब घर से तो निकला है। अब घर से निकला है तो ऑप्शन यही है, या तो मंगल ग्रह से आया हुआ मैं खा गया, जेन्युइन है, सही है। तो फिर तो मैंने 2 फाइनल एक्सपेंडिचर किए। फाइनल एक्सपेंडिचर 1 मेरा हुआ 200 फॉर द ब्रेड। मेरा मूड बन गया कि मैंने भटूरे भी खाने हैं और घर पे ही खाने हैं, मुझे खुद भटूरे बनाने आते हैं। तो मैंने ₹50 का आटा भी ले लिया। मैं सीधे ही चला गया उस किसान के पास कि चल 50 का आटा जो बचा है तेरे पास मुझे दे। 50 का आटा तो ले गया था बेकर, 50 का आटा मेरा हुआ। तो मैं चला गया, मैंने फाइनल एक्सपेंडिचर 2 कितना किया? ₹50। और इस ₹200 की मुझे मिली ब्रेड। हम खा गए ब्रेड टोस्ट।
इस ₹50 का मुझे मिला व्हीट फ्लोर, और उस व्हीट फ्लोर के मैं बना गया भटूरे और खा गया। अब कोई पूछेगा कि भाई चने कहाँ से आए, कहाँ से क्या आया? आने को तो कहीं से भी कुछ आ सकता है, बात नीयत की है। सवाल ये नहीं बनता था कि चने कहाँ से आए, सवाल ये है कि तुम्हारा ध्यान आया कि नहीं आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम चने पे ध्यान लगाए हुए हो। यहीं पे तुमने द्रोण के उस टेस्ट में फेल हो गए कि तोता दिखा रहे हैं, कोई पेड़ देख रहा है, कोई पत्ता देख रहा है, तोते की आंख देखो चुप करके। आ जाओ, चने छोड़ो। अब ब्रेड प्लस व्हीट, तो इस इकोनॉमी में 3 ही बंदों की इकोनॉमी थी। फाइनल एक्सपेंडिचर मैंने की है डाउन, पैसा लेके आया हूँ मंगल ग्रह से, और मैंने कर दिया ₹250 is the GDP, is the national income. ₹250 is the national income. ये एक्सपेंडिचर मेथड के साथ ये कैलकुलेशन आया, प्रोडक्ट मेथड के साथ भी यही आएगा कैलकुलेशन। आओ प्रूव करके बताते हैं। तीनों लेवल पे सेम आएगा, तीनों लेवल पे सेम आएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्रोडक्ट मेथड ही किया है। तो आओ उसके बाद भी देख लेते हैं। आ जाओ। व्हीट प्रोड्यूसर ने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया, बेकर ने ₹200 की ब्रेड प्रोड्यूस की। ₹200 की ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए बेकर ने ₹50 का व्हीट लिया था, तो इसका मतलब ₹50 इंटरमीडिएट गुड पे गए थे। और प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? प्रोडक्ट मेथड ये कहता है, ध्यान से समझो, सिंपल बात समझा देते हैं आज हम प्रोडक्ट मेथड वाली। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड, ये बहुत सरल फॉर्मूला बता दिया, पर इसको फिर थोड़ा इजी करते हैं। प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड। चलो आ जाओ। बेकर का प्रोडक्शन कितना है? 200 माइनस 50, इंटरमीडिएट गुड माइनस करना है। डन। क्यों माइनस किया है? हर्षित पूछ रहे क्यों माइनस किया है? क्योंकि प्रोडक्ट मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जो ₹50 का उसने व्हीट लिया है, उस पर उसने कितने की वैल्यू ऐड की है, वही वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। क्योंकि जो ₹50 का व्हीट उसने लिया है, ये ₹50 का व्हीट हम पहले व्हीट प्रोड्यूसर के लेवल पे कैलकुलेट कर चुके हैं, वो उसकी क्रिएट की गई वैल्यू का पार्ट था, क्योंकि उसने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया था। 0 से ₹100 का व्हीट बनाया, हमने वहां कैलकुलेट कर लिया। तो इसलिए हमने ये जब किया तो ये आ गया 150। हमने बेकर का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लिया 150। अब हम व्हीट प्रोड्यूसर का कर लेते हैं। व्हीट प्रोड्यूसर ने बिना किसी इनपुट या बिना किसी इंटरमीडिएट के, बिना किसी इनपुट या बिना किसी इंटरमीडिएट कॉस्ट के व्हीट प्रोड्यूस कर लिया ₹100 का। तो ये सारा का सारा ₹100 उसका क्या है? वैल्यू एडिशन। सारा का सारा कोई क्या है? वैल्यू एडिशन। इसमें से कोई इंटरमीडिएट गुड यूज ही नहीं हुई, तो उसकी कॉस्ट भी नहीं माइनस होगी। तो हम फाइनली जब प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कहेंगे? वैल्यू एडेड बाय बेकर, दैट इज ₹150। वैल्यू एडेड बाय बेकर ₹150, क्योंकि 200 की ब्रेड में 50 का आटा भी तो लगा हुआ था ना। अच्छा, दूसरा वैल्यू एडेड बाय व्हीट प्रोड्यूसर ₹100, एंड टोटल वैल्यू एडेड कितना आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ गया यहां पर? ₹250। और वो कैसे निकाला हमने? सिंपली हमने कैसे निकाला? दोनों के द्वारा जो ग्रॉस टोटल आया है, दोनों के द्वारा जो ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना था? एक का 200 था, एक का 100 था। ये कितना आया? 300 माइनस इंटरमीडिएट गुड, यानी कि 300 माइनस 50, 250। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते थे हम? ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड। अभी हम इन्वेंट्री वाली बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो, आपके सामने ही 200 के बेकरी का सामान, 100 का व्हीट प्रोड्यूस हुआ, माइनस ₹50 का व्हीट, ₹250। इस मेथड से भी बता दिया और इस मैनर में भी दिखा दिया। तो 250 ही प्रोडक्ट मेथड के वाया आ रहा है, 250 ही एक्सपेंडिचर मेथड के वाया आ रहा है। एक्सपेंडिचर जब भी वर्ड यूज करना है तो वर्ड क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ₹200 का बेकर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ब्रेड फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्यों? मैंने ले लिया ना। जो व्हीट प्रोड्यूसर ने ₹100 का व्हीट प्रोड्यूस किया था, उसमें से ₹50 का व्हीट इंटरमीडिएट गुड के रूप में चला गया है टू द बेकर। ₹50 का व्हीट ही किसी ने फाइनल एक्सपेंडिचर के रूप में खरीदा होगा, तो उसको हमने यहाँ पे ले लिया, वो भी मैंने ही लिया।
तो 2 फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड किए तो रिजल्ट क्या आ गया 250। तो 2 चीजें हमने सीखी यहां पर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के वाया कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, इसमें हम डिमांड साइड को एड्रेस करते हैं, हम डिमांड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके तहत हम उनका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक्सपेंडिचर यहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो रहा है, जो खर्चा इंटरमीडिएट गुड पे हो रहा है वो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि वो फाइनल एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना भाई। इस 200 रुपये में ही वो 50 रुपीज़ भी छुपा हुआ है ना। जब मैं 200 रुपये के लिए खर्चा कर रहा हूँ तो मैं उस 200 रुपये में 150 रुपये तो खर्च रहा हूँ बेकर की मेहनत का, 50 रुपये खर्च रहा हूँ जो उसने आटा लगाया उसमें। तो मैं दोनों के लिए खर्चा कर तो रहा हूँ एक ही बार। अब 200 रुपये यहाँ पर भी पहले एड्रेस कर दूँ, फिर वहाँ पे वीट प्रोड्यूसर के लेवल पे भी 100 रुपये का वीट कैलकुलेट, वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर उसके लिए कर दूँ, तो इट इज़ नॉट काउंटेड। ये डबल काउंटिंग हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि उसने जब वहाँ से 50 रुपीज़ का एक वीट निकाल करके बेकरी में डाल ही दिया था तो उसके पास तो 100 रुपये का वीट बचा ही नहीं है। फिर मैं दोबारा उससे कैसे ले लूँगा 100 रुपये का वीट? उसके पास लेफ्ट ओवर वीट सिर्फ ₹50 का ही है जो मैंने उससे लिया एज अ फाइनल एक्सपेंडिचर, और वही काउंट करूँगा मैं। तो जब आप कोई भी फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं, उस फाइनल एक्सपेंडिचर वैल्यू में उस प्रोडक्ट के द्वारा यूज़ की गई हर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो ही रही होती है, वो उसमें इंक्लूडेड ही होती है। इसलिए फाइनल एक्सपेंडिचर से ही काउंट करके चलना है आपको। कोई दिक्कत तो नहीं? सब इजी। जब मैंने इतना समझा दिया तो अब मैं थोड़ी और चीज़ें भी अब बता सकता हूँ। अब आप लॉजिकली आ जाएंगे। अब कभी भी ज़िंदगी में फाइनल एक्सपेंडिचर वर्ड तो नहीं तंग करेगा। अब ओके हो गया। अब सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर वर्ड तो नहीं यूज़ करोगे, डेफिनेशन हमेशा करेक्ट यूज़ करोगे। फाइनल एक्सपेंडिचर वर्ड जान है इसकी। जैसे ही फाइनल एक्सपेंडिचर में से फाइनल निकाला, सारी जीडीपी क्या कैलकुलेट हो जाएगी? एग्जैजरेटेड, फेक। क्योंकि फिर अभी आप सोच के देखो, आप एक्सपेंडिचर मेथड वाइज कांड करने वाले थे, आप गलती करने वाले थे। आई बात समझ में? आप पता क्या करने वाले थे? आप ये करने वाले थे कि आप एक्सपेंडिचर ऐसे कराने वाले थे, 250 ही रिजल्ट आपका भी आता, 250 ही रिजल्ट आपका आता, पर आप गलती करते। आप ऐसा अज्यूम करते कि 200 रुपये की ब्रेड किसी ने खरीदी होगी, किसी ने एक्सपेंडिचर किया होगा, और ब्रेड वाले ने ₹50 का एक्सपेंडिचर किया था ऑन द वीट। यही सोच रहे थे ना आप? यही सोच रहे थे ना? यही तो गलती कर रहे थे आप। आप क्या सोच के चलते? आप सिंपली सोच के चलते कि जो मंगल ग्रह से आदमी आया है उसने तो ₹200 की ब्रेड ले ली, तो एक एक्सपेंडिचर हुआ है 200 रुपये का, ये हो गया सिंपली एक्सपेंडिचर 1। और एक बेकर ने एक्सपेंडिचर किया था ₹50 का वीट लेने के लिए, ये हो गया एक्सपेंडिचर 2। एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2 प्लस करो, 250 रिजल्ट आ गया। ये कांड हो जाता। कैसे कांड हो जाता? आओ बताता हूं। एकदम से ₹1.50 का वीट आपको दिखा जब आप ग्रह पे वापस जा रहे थे, मंगल ग्रह पे, वो वीट प्रोड्यूसर के द्वार पे पड़ा था। उसका वैल्यू किधर कैलकुलेट होना है? फिर उसका किधर कैलकुलेट होना? मंडी में पड़ा, वो भी दिख गया आपको। फिर आप वापस आओगे और वो भी 50 कैलकुलेट करके जाओगे, फिर 300 हो जाएगा फिगर। तो यहाँ पे 50 ये वाला नहीं लेना है, 50 उसी के वाला लेना है। इसके वाला तो इंटरमीडिएट गुड है। गलत कैलकुलेशन के नतीजे निकलते हैं। रिजल्ट चाहे आपका भी 250 आता, पर वो गलत आता। जिसकी गलती सुधारने के चक्कर में जाते तो जीडीपी का साइज बड़ा कर देते, लेकिन यहाँ पर सही एंट्रीज लोगे तो जीडीपी का साइज उतना ही आएगा जितना है, गलत नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं? अब आ जाते हैं कौन कौन एक्सपेंडिचर करेगा और कितना एक्सपेंडिचर करेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जाननी है, डोमेस्टिक टेरिटरी। सिंपल चीज हम समझ के चले, हम जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम हमारे ही ना देश की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक जीडीपी ना कैलकुलेट कर रहे हैं, दुनिया के किसी और मुल्क की तो नहीं। डन है ना? अब इसके बाद ये वर्ड हमेशा इस्तेमाल होगा। ऐसे में हम देख करके चले कि कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है, कौन कौन एक्सपेंडिचर करता है। तो आ जाओ, सिंपली एक्सपेंडिचर कौन करता है? इकोनॉमी में कौन होता है? हाउस होल्ड्स या रेजिडेंट्स